हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग अपने कर रहे हैं ज्योग्राफी सीरीज, जेआरएफ सीरीज का ये लेक्चर, जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग कल्चर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने कुछ बातें पूछी थी, आपने उसका कमेंट में जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बताइए। जो लोग भी डिटेल्ड कोर्स करना चाहते हैं, यानी पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड वाइज कोर्स को कवर करना चाहते हैं, वो हमारा जो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है फॉर यूजीसी नेट, दे कैन ज्वाइन ऑन आवर ऐप। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये कोर्स दिसंबर 2025 सेशन एंड जून 2026 सेशन के लिए लाइव है। 1 ईयर एंड 6 मंथ कह सकते हैं इसको, बट इट इज मोर देन दैट। इसमें हम लोग अपने पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, साथ में इसके टेस्ट, पेपर 1 के टेस्ट, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता है, आप कमेंट में ऐप पे और हमारे व्हाट्सएप 9936211102 पे अपने क्वेरीज भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ किसी भी चीज के बारे में क्वेरी हो तो यू कैन आस्क अस हियर। चलो, अब पिछले क्लास में हमने कल्चर के बारे में कुछ चीजें समझी थी। कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चर सिस्टम, कल्चर ट्रीट, ये सारी चीजें, कल्चर डिफ्यूजन। आज हम लोग कल्चरल इंटीग्रेशन से थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि कल्चरल इंटीग्रेशन क्या होता है। इस पे हमने कल भी बात की थी। कल्चरल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कल्चर सभी आपस में कनेक्टेड है। इवन कल्चर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग, वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। ये सब आपने लास्ट क्लास में समझ लिया है कि कल्चर कैसे काम करता है। अभी हम देख रहे हैं कल्चरल लैंडस्केप के बारे में। लैंडस्केप के बारे में भी हमने बात की थी कि जो भी आप लैंडस्केप पे प्रतिबिंब देखते हो कल्चरल एस्पेक्ट के, उसको हम लोग कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। बिल्डिंग, रोड, फार्म्स, ये सारी चीजें, इस पर हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल्चरल अर्थ से, यानी कि कल्चरल संस्कृति के उद्गम स्थलों से। अब जब हम कल्चर के उद्गम स्थल की बात करते हैं, तो उन सिविलाइजेशन की बात करते हैं जो कि ओरिजिनल सोर्सेस माना जा सकता है कल्चर का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तो कुछ जगहों पे क्रेडल लैंड, जैसे अफ्रीका को कहा जाता है कि क्रेडल लैंड है मैनकाइंड का, एंड वहां से फिर लोगों का माइग्रेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह तक गए, अलग अलग सभ्यताएं बनी। वो जो सारी सभ्यताएं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बनी, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो इंडस वैली की सभ्यता हो, उसने कहीं ना कहीं आज के जो भी हमारे कल्चरल एस्पेक्ट है उसको प्रभावित किया है। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन से कल्चरल अर्थ की हम लोग बात करते हैं। अब ये अर्थ का क्या मतलब हुआ कि वो स्थान जो कि ओरिजिन, इनिशियल फेज से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, अर्ली फॉर्म ऑफ फार्मिंग, अर्ली फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हड़प्पा की बात करें तो अर्बनाइजेशन का एक अलग पैटर्न वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, ड्रेनेज का एक बहुत डेवलप्ड नेटवर्क देखने को मिलता है, अर्बन प्लानिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये सारे वहां के नवाचार थे, वहां के टेक्नोलॉजी थे, इनोवेशन थे। ये इनोवेशन क्या होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, अलग अलग कल्चर आपस में एक्सचेंज भी करते हैं। प्रभाव एक कल्चर का दूसरे कल्चर पे भी हमें देखने को मिलता है। अब कैसे माने कि कौन सा जो अर्थ है वो सक्सेसफुल रहा है? पहला, वहां की जो टेक्नोलॉजी होगी वो एडवांस्ड होगी, बाकी स्थानों की तुलना में वहां की तकनीकें विकसित होगी। वो अपने रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे थे, एंड इन दोनों चीज के कारण, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है। मान लो कि वो पहले झुंड में जाके शिकार करते थे पत्थर मार के, अब उन्होंने एरो बनाना सीख लिया। ठीक है, अब एरो बनाना सीख लिया, उसके बाद एरो में उन्होंने पॉइजन लगा के मारना सीख लिया कि कैसे पॉइजन लगा के हम मार सकते हैं अपने शिकार को। फिर उन्होंने कुकिंग सीख ली, फायर यूज करना सीख लिया। उसके बाद प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, है ना, प्लांट को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, प्लांट्स को कैसे उगाया जाए उस प्रक्रिया को सीख लिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई इनकी, जब ये अपने रिसोर्सेज की प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करने लग गए, तब हम क्या देखते हैं कि इनका पॉपुलेशन का विकास होना शुरू हो जाता है, इनके पॉपुलेशन का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अडेप्टेशन के बाद होती है ना, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जो सभ्यताएं टेक्नोलॉजी को, अपने रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे और अलग अलग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को फॉर्म कर रहे थे। एंड इसके साथ ही उनके आर्ट, उनके कल्चर, देखो, आर्ट एंड कल्चर का विकास तब होता है जब आपकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो गई।
ठीक है, आपके पास खाना आपने पकाना सीख लिया, कम टाइम आपको लग रहा है, ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ आप टाइम क्या करोगे, आर्ट करोगे, कुछ और करोगे, ठीक है। तो ये सारी डेवलपमेंट भी कल्चरल अर्थ में जब टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो ये सारी चीजें भी देखने को हमें मिलती हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट अर्थ की बात करें तो मेसोपोटामिया है जो कि टिग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर के बीच में एक क्रिसेंट लैंड है। अर्ली राइटिंग्स यहाँ का मिलता है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इन सब का मिलता है। नील घाटी की सभ्यता, नील की सभ्यता जो इजिप्ट और इसके आसपास के क्षेत्रों में, वहां के भी बहुत अर्ली आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अर्बन सेटलमेंट, ड्रेनेज पैटर्न, इन सब की स्टडी आप इंडस वैलीज में देखते हो। ऐसे नॉर्थ चाइना का जो सेटलमेंट है वहां पे मेटलर्जी, एग्रीकल्चर बेस, कैसे मिट्टी से किस तरह से आप प्रयोग कर रहे हो चीजों का, इसके बारे में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट अर्थ हम लोगों को देखने को मिलता है कल्चरल, जहां से ओरिजिनेट करता हुआ दिखता है, जहां से ब्लूम करता हुआ दिखता है, जैसे फूल खिल रहा है वहां से कल्चर का डेवलपमेंट में विकास दिख रहा है। ओके, तो ये मीजो अमेरिका का क्षेत्र है, एंडीज हाईलैंड का क्षेत्र है, आपको पता है यहाँ पे भी हमको ये सारी चीजें देखते हैं, जैसे क्यूपू सिस्टम का रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज होता था, भले ही यहाँ पे रिटन स्क्रिप्ट हमें नहीं मिला है। इरिगेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ट्रेड नेटवर्क, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो इन्होंने क्या किया, एक अलग आपने कल्चर को देखा जहां पे एक अलग टाइप का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, अलग टाइप का वहां के लोगों का व्यवहार है, अलग टाइप का वो लोग डेवलप, ठीक है। तो इसको हम लोग कल्चरल अर्थ से समझते हैं। कल्चरल लैंडस्केप की बात हमारी हो गई है, ये दोबारा से यहाँ पे रिपीटेड है। अब जो अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है कल्चर एंड सोसाइटी। अब आपने कल्चर की जब बात की तो आपने क्या सोचा, कल्चरल ट्रेट्स की बात की थी, कल्चरल सिस्टम्स की बात की थी, कल्चरल कॉम्प्लेक्स की बात की थी, कल्चरल लैंडस्केप की बात की थी, इन सभी चीजों की बात की थी। एंड इन सबका रिफ्लेक्शन आपको किसके ऊपर देखने को मिलता है, सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलता है ना, क्योंकि सोसाइटी ही होता है जो कल्चर को होल्ड करके चल रहा होता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि कल्चर एंड सोसाइटी आपस में इंटरडिपेंडेंट, एक है तब दूसरा है। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, सोसाइटी को डिफाइन आप कैसे करोगे कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कोई ना कोई कॉमन ट्रेट शेयर करते हैं या फिर कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, ठीक है। और कल्चर क्या है, जो लर्न बिहेवियर है। अब सोसाइटी में आप हो तो आप बिहेवियर को लर्न कर रहे हो, एंड आप बिहेवियर को लर्न करने के साथ साथ उसको सोसाइटी में पास भी कर रहे हो, तो आप सोसाइटी से ही ले रहे हो एंड आप सोसाइटी को दे भी रहे हो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, ठीक है। तो कल्चर एंड सोसाइटी आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से कल्चर और बायोलॉजी की अगर बात करें, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर है, एक हंगर जो कि एक बायोलॉजिकल, सेक्सुअल एक्सप्रेशंस जो कि एक बायोलॉजिकल चीज है, ये सारी भी कल्चर शेप करता है। आप हंगर को कैसे फुलफिल करेंगे वो आपका कल्चर आपको सिखा रहा है, ठीक है। एनिमल एंड ह्यूमन सोसाइटी में डिफरेंस क्या है, एनिमल सोसाइटी कम्युनिकेशन जिस तरह भी करती हो लेकिन उनका कम्युनिकेशन कल्चरल ट्रेट के द्वारा नहीं चलता है, कल्चर पास ऑन उनमें नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारे में क्या होता है कि हमारी सोसाइटी हमें कल्चर देती है, हमें खाने पीने का ढंग हमारी सोसाइटी दे रही है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या नहीं खाओगे, क्या तुम्हारे लिए टैबू है। एक सोसाइटी होगा जो कि एक ऐसे कल्चर को फॉलो कर रहा है जिसमें बीफ खाना खाते हैं, उनके लिए कॉमन सी बात है, लेकिन दूसरी सोसाइटी बीफ को कंज्यूम नहीं करेगी। इसी तरह से एक सोसाइटी पोर्क को ही कंज्यूम करती है, दूसरी सोसाइटी पोर्क को कंज्यूम नहीं करती है। चाइना की अगर बात आप लोग देखते हो तो आपने कोविड के समय देखा था कि कितने सारे एनिमल्स को वो खाते हैं, उनके कल्चर में वो नॉर्मल है, बट इंडिया में नहीं खाया जाता है ना, बहुत सारे एनिमल्स को नहीं खाए जाते, आपको उस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, हंगर हमारा एक बायोलॉजिकल ट्रेट है, भूख सबको लग रही है, लेकिन उस भूख का फुलफिलमेंट कैसे होता है, ठीक है, भूख का फुलफिलमेंट कैसे होता है, वो आपके हेरिडिटी से नहीं आ रही, यही खाना आपके कल्चर से आ रही। लेकिन जानवरों में क्या होता है, ये हेरिडिटरी आता है, शेर जानवर का शिकार सभी शेर उसी तरह से करेंगे, ठीक है। टाइगर जब अपना शिकार करेगा तो उसी ढंग से करेगा, सारे टाइगर्स, हर जगह के टाइगर्स, ठीक है। कैट खाने की जो प्रक्रिया उसकी होगी उसी तरह की होगी, लेकिन इंसान का अलग अलग, क्यों, क्योंकि इंसान कम्युनिकेशन के थ्रू कल्चरल एक्सचेंज करता है अपने सोसाइटी के साथ, एंड उसके साथ वो इंटरवूवन है, एक दूसरे से जुड़ा हो,
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि बायोलॉजी भी कल्चर से प्रभावित होती है, बायोलॉजी कल्चर को प्रभावित भी करती है, बायोलॉजी कल्चर से प्रभावित भी होती है। तो जो हमारी बायोलॉजिकल एजेंसीज हैं उसको हमारा कल्चर बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे एक बहुत एग्जांपल है कि प्रोटीन, इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंट है, प्रोटीन की कमी पाई जाती है। लेकिन अगर कोई इनको बोल दे कि प्रोटीन पाउडर लेना है तो वो कहेंगे ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। भले उनके सामने 100 साइंटिफिक स्टडी डाल दो बट स्टिल ये नहीं लेंगे, बस कहेंगे हाँ दाल खा लेंगे जिसमें कि बहुत कम मात्रा में प्रोटीन है, ओवरऑल प्रोटीन नहीं है। नॉन वेजिटेरियन में ज्यादा प्रोटीन मिलता होगा लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर मेडिसिन में दे दिया जाए उनको बिना बताए तो दे विल कंज्यूम, है ना। जैसे ओमेगा 3 का अगर किसी को डेफिशिएंसी होती है तो उसको फिश ऑयल देते हैं। कमर घुटनों का दर्द जब बुजुर्ग लोगों में होना शुरू होता है तो उनको फिश ऑयल देते हैं, मछली का तेल है वो, दैट इज नॉन वेज। जिन्होंने पूरे जीवन वेज खाया वो उसको खाएंगे दवाई को, उनको पता ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कल्चर है वो आपके हर चीज को इम्पैक्ट कर रही होती है। ठीक, आगे चलो। कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स, अब थोड़ा ये रिवीजन है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सोशल इंटरेक्शन से शुरू होता है। ठीक है, ये लर्नड है एंड शेयर्ड है, हम लर्न करते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी को शेयर करते हैं। ये ट्रांसमिट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है। सिंबॉलिक है, इस हर सिंबल एक मीनिंग कन्वे करता है, हर चीज एक मीनिंग कन्वे करता है, हर चीज को हम किसी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्ली रास्ता काट दे, रोड पार नहीं करना, इसको किसी से जोड़ दो। ठीक है, भले ही इनिशियल फेज में कुछ और रहा हो क्योंकि लाइट नहीं होती थी, बिल्लियां शेर वेर जो चीता बीता होते हैं, क्या होता है तेंदुआ वेंदुआ होते हैं, अटैक कर दे इसलिए नहीं करते होंगे, क्या पता। एंड डायनामिक है, कल्चर चेंज होता है, ये सब बातें तो हमने कर ली। अब कल्चर एंड सिविलाइजेशन में क्या फर्क। कल्चर एक इंटरनल इम्बाइब्ड चीज है जो आपके अंदर से आ रही है। ठीक है, जब सोसाइटी में आप बात करोगे सोसाइटी के कल्चर की बात करते हैं, दूसरे सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो जब तुम कल्चर की बात करते हो तो आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी वैल्यूज, आपके जो आंतरिक चीजें हैं वो प्रदर्शित होता है। जबकि जब आप सिविलाइजेशन की बात करते हो तो आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी टेक्नोलॉजी, एंड इंस्टीट्यूशन में क्या, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी, मैरिज, जो आपके संस्कार हैं, ये सारी चीजें जो एक्सटर्नल आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, कान छिदवाना है, शादी किस तरह से होगी, मैट्रिलिनियर सोसाइटी है कि पैट्रिलिनियर सोसाइटी, पितृसत्तात्मक है कि मातृसत्तात्मक है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल सिविलाइजेशन का पार्ट है। एंड जो अंदर का आपका बिलीफ सिस्टम है, जो वैल्यूज है, जो लर्न थिंग्स हैं, वो कल्चर में है। ओके, कल्चर डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग। कल्चर क्या होता है, कल्चर चेंज होता है, कल्चर हर जगह का अलग अलग होता है। ठीक है, अब सब कल्चर जैसे बात है, सब कल्चर क्या है, कल्चर के अंदर जो डोमिनेंट ग्रुप होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, उसको हम लोग सब कल्चर में रखते हैं। ठीक है, काउंटर कल्चर क्या है कि मेन स्ट्रीम नॉर्म से अलग कोई चीज आपकी आ रही है, जैसे कि मान लो कि इंडियन ट्रेडिशन बहुत समय तक दो जेंडर्स को प्रेफर करता है, या वर्ल्ड भी, मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये कल्चर का पार्ट था, है ना, ये एक कल्चर का पार्ट था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे जेंडर प्रेफरेंसेस हमारे सामने आ गए, है ना, बहुत सारे जेंडर प्रेफरेंसेस हमारे सामने आ गए। अब ये जेंडर प्रेफरेंसेस क्या कर रहा है, ये जो एक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म था, एस्टेब्लिश्ड बिलीफ सिस्टम था जेंडर को लेके कि सिर्फ मेल एंड फीमेल्स होंगे, उसको ये चैलेंज कर रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम नॉर्म्स को जब हम चैलेंज कर रहे होते हैं अपने कल्चर के अंदर, उसको हम लोग काउंटर कल्चर कहते हैं। एंड कल्चरल शॉक क्या होता है कि आप एक अनफेमिलियर कल्चर में जाते हो एंड आपको एक झटका सा लगता है, जैसे कि आपको उठा के अचानक से मैं यूरोप में रख दूं तो आप जिस तरह की परंपराएं यहाँ पे देख रहे हो वो बिल्कुल अलग वहां पे चले जाएंगे, एक झटका सा लगेगा, अरे यहाँ पे ऐसे होता है, अरे यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे खाते हैं, यहाँ पे कैसे रह लेते हैं, इनका खाने में तो मसाला ही नहीं, बिना मसालों कैसे खा लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, ये कल्चर शॉक में आता है कि जब आप नए जगह पे जाते हो, नए कल्चर में जाते हो, तो अपने कल्चर से कोई अलग चीज जब एक्सपीरियंस करते हो तो आप डिसोरिएंट हो जाते हो, आपका दिमाग ढंग से काम करना बंद कर देता है। इसको क्या कहते हैं, कल्चर शॉक कहते हैं। तो सब कल्चर, काउंटर कल्चर एंड कल्चर शॉक, इन तीन टर्म्स को ध्यान में रखना, डेफिनेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। फिर इथनो कल्चरिज्म, ये मानना कि मेरा कल्चर सबसे बड़ा है। ठीक है, इथनो कल्चरिज्म क्या होता है कि मेरा कल्चर सबसे बड़ा है, अपना कल्चर श्रेष्ठ। कल्चर रिलेटिविज्म, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दूसरे के कल्चर को जब हम लोग जज करते हैं, दूसरे कल्चर को इवेलुएट करते हैं, जैसे फिर से वही ले लो
कि एक पार्ट ऑफ हमारे कंट्री के लोग हैं जो प्योर वेज हैं, प्योर वेज, एंड दूसरे पार्ट ऑफ हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो बहुत सारा नॉन वेज कंज्यूम करते हैं। तो ये इनको जज कर रहे होते हैं, क्या है, कैसे ये नॉन वेज खा लेते हैं, कैसे, है ना, ऐसे मुंह बनाते हैं। ये क्या है, कल्चरल रिलेटिविज्म हम कर रहे हैं, अपने कल्चर के सापेक्ष में दूसरे कल्चर को कंपेयर कर रहे हैं विदाउट अप्रिसिएटिंग देयर कल्चर। हम सबका तो सेम नहीं हो सकता ना, कल्चर डाइवर्स, तो विदाउट अपने कल्चर को हम उन पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं या उनके कल्चर को रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके कल्चर को जज कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर कल्चर, इसको हम लोग कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इसमें टर्म्स का ही बात है। अगला है मल्टीकल्चरलिज्म, जब एक ही कल्चर एक सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है, डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम लोग मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। एक और टर्म याद कर लो, संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन क्या होता है, संस्कृताइजेशन में हम किसी, ठीक है, संस्कृताइजेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि संस्कृताइजेशन में जो लोअर स्टेटा के लोग हैं, जो लोअर स्टेटा के लोग हैं, सो कॉल्ड लोअर स्टेटा के जो लोग होंगे, वो सो कॉल्ड अपर स्टेटा के जो लोग होंगे, उनके कल्चर, उनके नॉर्म्स, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके वैल्यू, उनके ट्रेडिशन को अडॉप्ट करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि इनका भी सोशल मोबिलिटी हो सके, उनको भी एक्सेप्टेंस मिल सके। इंडिया के केस में अगर देखो तो ये कास्ट के संदर्भ में इसकी बात की जाती है कि जो सो कॉल्ड कह रहे हैं ये लोअर कास्ट है, सो कॉल्ड कह रहे हैं अपर कास्ट है, तो लोअर कास्ट के लोग क्या कर रहे हैं, है तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन दे आर ट्राइंग कि हम दूसरे कल्चर को कॉपी करें ताकि उनको भी वैलिडेशन मिल सके, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग संस्कृताइजेशन से समझ सकते हैं, ठीक है, इसको संस्कृताइजेशन कहा जाता है। तो इस शब्द को याद रखिएगा, संस्कृताइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। आगे ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर की बात करें तो इथनोस्केप, टेक्नोस्केप, फाइनेंसस्केप, मीडियास्केप एंड आइडियोस्केप, ये 5 चीजें होती है। इथनोस्केप क्या होता है, जब हम पीपल को देख रहे होते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल, कल्चर के पार्ट में मूवमेंट ऑफ पीपल को देख रहे हो। टेक्नोस्पेस में क्या होता है, टेक्नोस्केप में क्या होता है, जब हम लोग टेक्नोलॉजी के स्प्रेड की बात कर रहे होते हैं। फाइनेंसोस्केप की बात करते हैं जब हम लोग ग्लोबल मनी ट्रांसफर्स, मनी ट्रेल्स को देख रहे होते हैं कि ग्लोबली कैसे सप्लाई चेन चल रहा है। मीडिया स्केप, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो कर रहा है, हम इसमें इसकी बात करते हैं। एंड आइडियोस्केप, इसमें हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजीज कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर की बात, ठीक है, इतना तक क्लियर। देखो शब्दों को ध्यान में रखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे। आप इन सभी से छोटा छोटा नोट्स बनाते रहो, इसका मैं मिनी टेस्ट भी आपके ऐप पे फ्रीली अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। साथ में अगर इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में जाने वाले भी हो, पीजी का एग्जाम दिया है, तो यू शुड ज्वाइन दिस बैच ताकि जितनी जल्दी हो सके आप जेआरएफ क्वालिफाई करके दिमाग से फ्री हो सको, अपने प्रपोजल, अपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन, इन सब पे फोकस कर सको, ना कि आपके दिमाग में ये टेंशन रहे कि अरे जेआरएफ हो जाता तो क्या, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड ये कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में जिसमें पेपर 1 के आगे के डिस्कशन हम लोग करेंगे। जय हिंद।